भावों का रिजल्ट देखने का सबसे सिंपल 4 मैं आपको नियम देता हूँ। 4 ये इन 4 नियमों पे जो चीज़ आपकी आपको आपने एनालाइज़ कर ली, अच्छा या बुरा, वो ही आपके लिए रिज़ल्ट होगा। बाकी बाकी जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं उससे हम 20-30% ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, लेकिन मोटा-मोटा आपको ये रिज़ल्ट आपको इतने फैक्टर्स दे देंगे। जैसा मैंने पिछले बार कहा था, जो शुभ प्रभाव हैं हॉरोस्कोप के, वो आते हैं बृहस्पति से, शुक्र से, सूर्य और चंद्रमा से, 5th और 9th के स्वामी से। और फिफ्थ और नाइन्थ हाउसेस से। और जो थोड़े माइल्ड पॉजिटिव हैं वो आपके केंद्र हैं 4, 7 और 10। कोई भी चीज जो इनसे जुड़ी हुई हो उसका रिजल्ट शुभ है, उसका रिजल्ट अच्छा है। बुरे जो प्रभाव होते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर, वो होते हैं प्लैनेट्स में अगर बात करें तो राहु, शनि, केतु, मंगल। हाउस लॉर्ड्स में अगर बात करें तो 6th, 8th और 12th के लॉर्ड। हर वो चीज जिसका प्लेसमेंट 6, 8 और 12 हाउस में हो। और इसके अलावा जो भी लग्न लॉर्ड के शत्रु हों, फर्स्ट हाउस लॉर्ड के जो भी शत्रु हों, ये सारे ग्रह जो हैं ये आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं और पापी हो जाते हैं। जो जो असल में संस्कृत का शब्द है वो है पाप ग्रह। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रह आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। बुध, एक शुभम जी ने कहा है कि बुध को मैंने मिस कर दिया। बुध का अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। बुध के बारे में कहते हैं कि बुध एसोसिएशन से, अगर वो शुभ ग्रहों के साथ है वो शुभ हो जाएगा, अगर वो पाप ग्रहों के साथ है तो वो पाप प्रभाव में आ जाएगा। तो बुध के बारे में देखना सिर्फ इतना है, या बुध के बारे में देखने का क्राइटेरिया आप ये समझ लें, बुध अगर इनसे एसोसिएटेड है, सॉरी, बुध अगर इन सारे फैक्टर्स से एसोसिएटेड है या इनमें से कोई एक रोल में आ रहा है, बुध अगर 5th हाउस का स्वामी हो गया, बुध अगर 9th हाउस का स्वामी हो गया, या बुध अगर इन सारे फैक्टर्स के एसोसिएशन में आ गया, तो बुध शुभ हो जाएगा। अगर बुध इन सारे फैक्टर्स के जो बुरे वाले फैक्टर्स हैं इनके एसोसिएशन में आ गया तो बुरा हो जाएगा। कहीं पर भी अगर मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, मान लेते हैं एक भाव के अंदर बृहस्पति भी बैठा है, शनि भी बैठा है, राहु भी बैठा है और शुक्र भी बैठा है, तो आपके पास 4 हो गए। तो वहां पर आपके पास जो नेट रिजल्ट आता है वो ये आता है कि हमें +1 चाहिए फॉर एक्सेलेंट रिजल्ट्स। या एक्सेलेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस के अंदर आप ये समझ लें कि हमें +1 चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, 0 चाहिए एवरेज रिजल्ट के लिए, -1 चाहिए स्लाइटली नेगेटिव के लिए, -2 चाहिए बैड के लिए, और -3 चाहिए हॉरिबल के लिए। और -3 से अगर ज्यादा होते हैं तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है फिर। ठीक है, तो ये आपके पास एक थंब रूल में दे रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक रूल्स दे रहा हूं जो आप आसानी से, क्योंकि मुझे नहीं पता किसे कितनी एस्ट्रोलॉजी आती है या कितना आपने टेक्निकली देखा है, तो इसलिए मैं थंब रूल्स आपको बता रहा हूं, लेकिन ये काम करेंगे। आप इनसे अपना हॉरोस्कोप खुद देख करके समझ सकते हैं कहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहां से बुरा रिजल्ट आ रहा है। मतलब ये +3 और -2 क्या है? मान लेते हैं किसी भी भाव के अंदर, आप मान लेते हैं हम 10th हाउस की बात करते हैं, 10th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट है, 10th हाउस का मालिक है शनि। शनि जो है वो 8th हाउस में चला जाता है। 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। ये इस तरह का आपके पास सिचुएशन आ जाता है कि अब हम इसमें से कैसे देखें। ठीक है, तो हम 10th हाउस के लिए ऐसा ही लिस्ट बनाएंगे। हम 10th हाउस के लिए इसी तरह से एक एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रभाव समझ में आते हैं उससे हमें। एक सेकेंड।
ठीक है। तो अगर अब हम मान लेते हैं कि हम 10th हाउस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने देखा वीनस जो है वो प्लस में आ गया, शुभ फैक्टर है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वो भी एक शुभ फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास शुभ फैक्टर कोई नहीं है। शनि जो है लॉर्ड लॉर्ड जो है 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में चला जाता है। 8th हाउस मैंने बताया था नेगेटिव फैक्टर है। तो 10th हाउस का स्वामी जो है वो 8th में चला गया, ये एक नेगेटिव प्रभाव हो गया। राहु की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे, ये एक नेगेटिव प्रभाव हो गया। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये एक नेगेटिव प्रभाव हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास -3 आए, +2 आए। तो -3 और +2 का इंडिकेशन ये बनता है कि आपके पास टोटल रिजल्ट जो है वो -1 है। तो -1 का मतलब है स्लाइटली नेगेटिव, मतलब 10वें भाव का रिजल्ट, करियर से रिलेटेड रिजल्ट जो है आपके लिए वो ठीक ठाक होगा, कभी कभी आपको समस्या दिखाई देगी। -1 तक जो है वहां पर आपको ग्रोथ मिलती है, वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब +1 में एक्सीलेंट है, 0 जो है वो आपको ठीक है, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम मिलेगा। -1 का मतलब ग्रोथ मिलेगी, बीच बीच में समस्याएं आती रहेंगी। -2 का मतलब है समस्याएं ज्यादा हैं, तो आपको बार-बार समस्याएँ आएँगी या बार-बार आपको कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। -3 का मतलब है समस्या ही समस्या है और -4 का मतलब कभी पॉजिटिव रिजल्ट की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये आप समझ लें, एक बेसिक स्केल समझ लें और +1 के ऊपर जितना चला जाए उतना आप जो माँगेंगे, जैसा माँगेंगे उस भाव के बारे में वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? ये एक सिंपल एनालिसिस है, एक सिंपल कंसिडरेशन है जिससे कि आपको आराम से पता लग जाएगा। इसमें अगर किसी को थोड़ा-सा और डिटेल में देखना है, तो +2 का मतलब इन दोनों को भी इंडिविजुअल आप देख सकते हैं। -3 का मतलब कभी ना कभी करियर में मेजर समस्या ज़रूर आएगी और +2 का मतलब कभी ना कभी मेजर ग्रोथ भी ज़रूर होगा। तो ओवरऑल करियर आपका ठीक है, अच्छा है, कभी-कभी समस्या रहेगी उसमें लेकिन मेजॉरिटी अच्छा है। और उस +1 पे आने उस -1 पे आने के लिए जो इंडिविजुअल -3 और +2 हैं, तो -3 का मतलब जो समस्याएँ आएँगी, वो बहुत बुरी आएँगी। लेकिन जो ग्रोथ भी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है? अब इसी तरह से मान लेते हैं कहीं पर ये -1 आया सिर्फ़ राहु के प्रभाव से, सिर्फ़ राहु की दृष्टि थी, बाकी कोई और प्रभाव नहीं था, बाकी सारे प्रभाव न्यूट्रल हैं। मान लेते हैं। तो आपके पास सिर्फ -1 एक ही फैक्टर आया, कोई प्लस का फैक्टर नहीं है, कोई और माइनस का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी ग्रोथ चलेगी, बीच में थोड़ी-थोड़ी, छोटी-मोटी कठिनाइयाँ आएँगी, बहुत कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है? तो इंडिविजुअल भी दोनों फैक्टर से आप गेस कर सकते हैं कि बुरा कितना बड़ा, अच्छा कितना अच्छा और दोनों को कंबाइन करके आप ये एक ओवरऑल एस्टिमेट गेस कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के कैसा प्रभाव आएगा। रेट्रोग्रेड जुपिटर का एस्पेक्ट भी आप पॉजिटिव ले लें। ठीक है? तो ये हमारे पास एक कुल मिलाकर के देखने का तरीका हो जाता है कि किस तरह से रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। तो एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल या मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, मेरा जो अगला जो हम सेक्शन में कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं, वो मैं कुछ योगों की बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो हम जो कुछ बहुत कॉमन योग हैं, जो आपने भी सुने होंगे, आपने भी अपने हॉरोस्कोप के बारे में कभी न कभी सर्च किया होगा, गूगल किया होगा। उन योगों के बारे में मैं जस्ट अभी नेक्स्ट बात करूँगा, जिसमें कि आपको ये एक तो ये समझ में आ जाए कि उन योगों का रिज़ल्ट कैसे देखते हैं और दूसरा ये समझ में आ जाए कि वो योग आपको हॉरोस्कोप एनालाइज़ करने के बारे में बता क्या रहे हैं।